नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। कैपिटल सेंटेंस यानी फांसी की सजा। जब जब देश में किसी को फांसी की सजा होती है तो स्वाभाविक रूप से दो धड़े आमने सामने होते हैं। एक धड़े का मानना होता है कि कैपिटल सेंटेंस यानी डेथ सेंटेंस यानी सजाए मौत ज़रूरी है, व्यवस्था को अगर बनाए रखना है। तो जब दूसरा जो धड़ा है वो सामने खड़ा होकर हमेशा इस बात को बोलता है कि सभ्य समाज में संवैधानिक रूप से किसी की हत्या करने का नाम फांसी है। आज हम एक बार फिर से इस मसले पर चर्चा करेंगे। जो हालिया रिपोर्ट लॉ कमीशन की आई है उसमें ये संस्तुति की गई है कि फांसी की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए आतंकवाद और देशद्रोह के मुद्दे को छोड़कर। और इससे एक बार फिर से ये जो बहस है, ये जो विषय है, ये चर्चा के केंद्र में आ गया है। मेरे साथ ये जो चर्चा होगी इसमें जो पैनल शामिल है उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूँ। शिषपाल झाझड़िया हैं हमारे साथ, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। हेमंत नाहटा जी हैं, आप एडवोकेट हैं, कानूनविद हैं। हमारे साथ सक्सेना साहब हैं, आर के सक्सेना जी, आप रिटायर्ड आईजी जेल हैं। और सीबी शर्मा जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर सीबी शर्मा, आप रिटायर्ड आईपीएस हैं। मैं सबसे पहले सक्सेना साहब आपके पास आ रहा हूं। और आपका चूंकि अपराधियों से और जघन्य अपराध कारित करने वाले बहुतरे व्यक्तियों से सीधा पाला पड़ा है, आपने जेल को नज़दीक से देखा है, अपराध और आपराधिक मानसिकता को आपने करीब से देखा है। जो संस्तुति की गई है कि फांसी की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, अगर वास्तव में फांसी की सज़ा ख़त्म हो जाती है इस देश से, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, फांसी की सज़ा का उद्देश्य क्या है, प्रश्न ये है। उसको समाप्त कर देने की बात तो तब आएगी जब और उसके परिणाम की बात तब आएगी जब हम ये समझें कि फांसी की सज़ा का लक्ष्य क्या है। जी। फांसी की सज़ा क्या केवल रिटेलिएशन है, केवल बदले की भावना से है, या फांसी की सज़ा अपराध को प्रिवेंट करने के लिए है, या फांसी की सज़ा अपराधी को या समाज को सुधारने के लिए है? ये तीन बातें अगर हम कंसीडर करें तो हमको पता चलेगा कि ये केवल रिटेलिएशन है। न तो इससे व्यक्ति का सुधार होता है, न इससे अपराध की मात्रा में कोई कमी होती है। वैज्ञानिक आधार है इसका, मैं जो बताना चाहता हूँ उसका वैज्ञानिक आधार है। अमेरिका के जिन राज्यों में फांसी की सज़ा को समाप्त कर दिया गया है वहाँ हत्या के अपराध में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, और जहाँ फांसी की सज़ा लागू है वहाँ अपराधियों ये हत्या के अपराध में कोई कमी नहीं हुई। आज अगर अपन देखें 700 लोगों को ईरान ने फांसी दे दी, टेररिज्म में कोई कमी नहीं है। 250 लोगों को पिछले वर्ष पाकिस्तान ने फांसी दे दी। टेररिज्म की घटनाएं रोज़ अखबारों में आती हैं। इसका कोई वास्तविक वैज्ञानिक आधार रोकने के लिए हो ऐसा मैं समझता नहीं हूँ, ऐसा है नहीं। लेकिन रिटेलिएशन ज़रूर है, लेकिन इस रिटेलिएशन की कोई वैल्यू है? ये रिटेलिएशन केवल समाज की भावनाओं को पूरा करने के लिए, उनको दबाने के लिए है, या हम एक राज्य के नाते एक व्यक्ति को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उसने किसी को मार दिया? कभी कभी ऐसा भी होता है। देखिए, टेररिस्ट की बात अलग है। ये फांसी की सज़ा कोई केवल टेररिज्म के लिए नहीं है। फांसी की सज़ा तो हत्या के अपराध में भी है और भी। तो यदि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल अनफेलिंग होता, ऐसा होता कि वहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, तब तो मैं मान सकता था कि भाई शायद ये सरकार या सरकारी जो तंत्र है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किसी को फांसी की सज़ा दे रहा है तो वो ठीक शायद दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनेक केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ निर्णय तक आते आते जिस आदमी की मृत्यु हुई है वो लौट कर आ गया हिमाचल प्रदेश से कि साहब मैं तो मरा ही नहीं। और तो ये सभी कमियां इस बात की द्योतक हैं कि फांसी की सज़ा जिसके बाद हम उसको ठीक ही नहीं कर सकते, उस एक बार मार दिया तो ठीक ही नहीं सकते, इसलिए फांसी की सज़ा की कोई उपाधि। ठीक है, आप इस बात को खारिज करते हैं कि अपराध को रोकने के लिए या समाज को सुधारने के लिए या समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई उपयोगिता नहीं है फांसी की सज़ा की, या सिर्फ बदले की भावना से किया जाने वाला एक काम है। सीबी शर्मा साहब, आपके पास आ रहा हूँ, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जो साहब ने बताया जी, मेरा अनुभव ये रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी के साथ में आप बदले की भावना से उसको प्रताड़ित करें तो ये ज़रूरी नहीं है वो उसका मन बदल जाए।
आप अपराध कम करने के लिए, अपराध खत्म करने के लिए, जो भी जिसके मन में अपराध की भावना है या उसको जब तक आप बदलेंगे नहीं, ये करेक्टिव होम्स जो बनाए हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली जो अपने करेक्टिव होम्स ठीक से काम नहीं करते हैं, वरना इनका मकसद तो ये है, बदले की भावना नहीं है सज़ा का, उसका ये कि उसको करेक्ट किया जाए। फांसी से किसी को करेक्ट नहीं किया जा सकता। कई दफ़ा बहुत ही कोई एबनॉर्मल साइकोलॉजी हाईएस्ट ऑर्डर की रहती है, जिसमें ये कि साहब ये आदमी तो सुधर तो सकता ही नहीं, लेकिन उसके अंदर भी यदि उसको फांसी की सज़ा दी है तो एक तरह से उसको मारा तो गया है ना, उसका वो विकल्प नहीं है। जब तक वो जिंदा है आप उसको डिटेन रखिए अंदर, ये हो सकता है। वो भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस के अंदर। आजकल देखिए डेफिनेशन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही है, और माननीय न्यायालय जो है वो देते हैं जब यही करते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। लेकिन बाहर जो पब्लिक परसेप्शन है, समाज का जो परसेप्शन है, वो थोड़ा सा कुछ अलग है। कई दफ़ा कई ऐसे तथ्य पहुंच जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा एविडेंस पे डिपेंड करता है। सीवी शर्मा जी, मैं जानता हूं कि आपको अध्ययन में आपकी रुचि है, और इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि हम अमेरिका की अगर बात करें और उस उदाहरण को, उस तथ्य को अगर हम ज़ेरे बहस रखें, तो फिर हमको ये भी देखना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ हमने पुराणों में तो ये पढ़ा है कि भय बिन होय न प्रीत, या षठम शाठ्यम समाचरेत। और साथ ही अगर हम पुराणों में नहीं भी जाना चाहें, इतिहास की अगर हम बात करें, तो प्लेटो और अरस्तु जैसे जो दार्शनिक थे, उन्होंने भी ये कहा कि फांसी की सजा के बिना व्यवस्था तहस नहस हो सकती है। तो हम आज के अगर जो उदाहरण हमारे सामने हैं उनकी बात करते हैं, तो हमको ये चीज़ें भी तो, इन पर भी तो गौर करना होगा। अगर ऐसा होता तो हमेशा से हमारी व्यवस्था यही रही होती। देखिए, प्लेटो और अरस्तु उनका टाइम अलग था। प्लेटो अरस्तु चले गए, उसके बाद में उसके अंदर बहुत से जो आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये चेंजिंग प्रोसेस में, ये नहीं कि वो एक इस तरह। मैंने बहुत से ऐसे केसेस दिए। मेरे एक इन्वेस्टिगेशन में को फांसी की सज़ा हुई, मोहनगिरी करके यहाँ था जी, उनको फांसी की सज़ा हुई। मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, और उसके अंदर हमने काफ़ी कोशिश करके, हमारा ये था कि इसके जो, जब उसके बैकग्राउंड में गए, जब वो बच्चा था, बचपन में उसको साधु लोग ले गए थे, उनके सब उसको जो यातनाएं दी, जिस माहौल में रखा, उस माहौल के अंदर रखा, तो कई बार ये मन में आता था कि इस माहौल में किसी भी आदमी को रख दिया जाए, वो तो बच्चा था। तो ये समाज की भी तो जिम्मेदारी रहती है कि उस माहौल में गया तो उसको वापस उस माहौल से छुड़ाने के लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाना। ठीक है प्रोफेसर साहब, शिशपाल जाजड़िया जी, दो बातें निकलकर सामने आई, एक बदले की भावना की और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। क्या ऐसा नहीं है कि बदले की भावना की जो बात है वो तो एक व्यक्ति पर अपराध हुआ और दूसरे व्यक्ति ने अपराध किया, जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, हम इस पर बात कर रहे हैं। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि व्यापक उद्देश्य फांसी की सजा के प्रावधान का ये रहा होगा कि दूसरे लोग इससे सबक लें, दूसरे लोगों के सामने एक नज़ीर रहे और दूसरा कोई व्यक्ति इस तरह का दुस्साहस नहीं कर पाए। ये आपने जो लास्ट बात कही है ये बिल्कुल सही है। फांसी की सज़ा पहली बात हर हालत में होनी चाहिए, और फांसी की सज़ा का मूल उद्देश्य ये है कि दूसरे लोगों को सबक मिले कि क्राइम करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी और फांसी मिलेगी। आप करेक्शन की बात करते हैं, करेक्शन होम्स की बात करते हैं, हमारी जो हालत है, इस मुल्क की हालत जो है इतनी ख़राब है, छोड़िए आप, सबसे पहले तो हमें इस मुल्क में अगर एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे किया जाना चाहिए, फैमिली प्लानिंग पे किया जाना चाहिए। ये बातें तो बहुत बाद में आती हैं। और साइकोलॉजी ये कहती है कि भय बिन होय न प्रीत गोपाला। ये स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं, पाकिस्तान की दी इन्होंने, जो बच्चों को 250 बच्चे, 134 बच्चे मारे गए पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद में वहाँ पे जो कार्रवाई हुई और पुलिस फौजी कार्रवाई हुई और 250 आदमी को फांसी दे दी गई। उसके बाद में वहाँ पे टेररिज्म के इंसिडेंट्स 60% घट गए हैं। ये मैं आपको आज के ही पाकिस्तान के 5 डेली पेपर हैं, डॉन, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, नेशन, न्यूज़ इंटरनेशनल और डेली टाइम्स, उनकी रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो ये फांसी की ये जो है ज़िंदगी भर जेल में रखा जाए, उसको मारा ना जाए, उसका यूज़ क्या हुआ? उसको फांसी क्यों नहीं दे दी जाए? जो आदमी ज़िंदगी भर सरकार पे बोझ बना रहे जेल में रह के, उसको फांसी क्यों नहीं दी जाए?
इस दया का क्या मतलब है? ये आदर्शवादिता हमारे हिंदू समाज में किसी समय हमने फिलोसफी में बहुत ज़बरदस्त ज्ञान उपार्जन किया 6ठी शताब्दी तक, उसकी मैं दाद देता हूँ, सारी दुनिया दाद देती है। अमेरिका में हार्वर्ड में सेमिनार हुई तो क्रिश्चियन पादरी ने खड़े होकर कहा, इफ़ यू गो इन डेप्थ वी ऑल आर ब्राह्मण्स। लेकिन वो चीज़ें हर जगह लागू नहीं होती, वो राजकाज में लागू नहीं होती। फांसी की सज़ा राजकाज में अनिवार्य होनी चाहिए, और सिर्फ आतंकवादियों को ही फांसी नहीं दी जानी चाहिए, जिन्होंने बहुत ही घटिया क्राइम किए हैं उनको भी फांसी दी जानी चाहिए। उम्र कैद जिनको होती है उन सबको फांसी में बदला जाना चाहिए और उनको फांसी दी जानी चाहिए। ये बड़ी गलत बात है फांसी का जो है ना, दया के नाम पे लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसी रिपोर्ट्स बहुत आती रही हैं, हर चीज़ों में, हर फील्ड में हमारे यहाँ होता है। कोई चीज़ घुस जाती है उसकी दोबारा जाँच हम करते ही नहीं। जी ठीक है, सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सलीम साहब स्वागत है आपका, आप देरी से आपने हमको ज्वाइन किया है जी। शिशुपाल झाझड़िया जी को आपने सुना, अभी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ कुछ बातें सुनी हैं, जरा सवाल दोहरा दीजिए, अच्छा रहेगा। तो आपकी टिप्पणी सलीम साहब इस पर मैं लेना चाहूंगा। हाँ नहीं, जरा सवाल दोहराइए, मैंने पूरी बात उससे पहले की नहीं सुनी थी, तो जरा सवाल दोहराइए, किस विषय पर हम बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है। मैं शिशुपाल झाझड़िया जी की बात पर आपका रिएक्शन बाद में लूंगा। जस्ट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कल जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई और लॉ कमीशन ने प्रस्तुति की कि फांसी की सजा को खत्म किया जाना चाहिए देशद्रोह और आतंकवाद के मामलों को छोड़कर, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? हाँ देखिए, एक बात तो हम शुरू से ये कहते रहे हैं कि सजाएं जो है जुर्म के आधार पर मिलनी चाहिए, और जुर्म अगर घिनौना है और ऐसा जुर्म है कि जिसकी सजाए मौत हो, तो हम ये बात कहते आए हैं कि सजाए मौत को ख़त्म करना या फांसी की सज़ा को ख़त्म करना ये न्यायपूर्ण नहीं है। तो हम फांसी की सज़ा ऐसे जुर्म जो वाकई ऐसे जुर्म जिन पर फांसी मिलनी चाहिए उन पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जिस बात पर हमें आश्चर्य है वो आश्चर्य ये है कि लॉ कमीशन ने टेरर के केसेस के लिए सिर्फ फांसी को बरकरार रखने की बात कही है, और बाकी जो दूसरे घिनौने अपराध हैं, जो ऐसे उन अपराधों के लिए उन्होंने एक तरह से उनके बारे में नरमी बताई है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है हमारे लिहाज से। दूसरी बात यह है कि आज टेरर को और टेररिज्म को एक धर्म विशेष से जोड़ दिया गया है, एक समुदाय विशेष से जोड़ दिया गया है। टेरर का शब्द आते ही ये समझाने की कोशिश की जाती है, बल्कि समझाना ज़रूरी भी नहीं होता। लोग यही समझते हैं कि टेररिज्म के माने ये हैं कि कोई इस्लाम धर्म से संबंधित लोग इसमें होंगे या मुस्लिम समुदाय से संबंधित लोग होंगे। तो ये लॉ कमीशन का ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है कि सिर्फ टेररिज्म के लिए और टेरर केसेस के लिए फांसी की सज़ा हो, ये बात ठीक नहीं है। बल्कि वो तमाम घिनौने अपराध जैसे बलात्कार हैं या दूसरे और घिनौने अपराध, ऐसे तमाम अपराध जिनके लिए सज़ा फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बल्कि हम तो ये भी कहते आए हैं कि कुछ सज़ाएं जो घिनौने अपराध हैं उनकी सज़ाएं तो पब्लिक प्लेसेस पे दी जानी चाहिए, ताकि लोगों में भय पैदा हो जाए कि वो अपराध ना करें, जुर्म की तरफ ना बढ़ें। तो हम जो मुजरिमों के लिए कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाज को अगर सुरक्षित रखना है अपराधों से और अन्याय से, तो सजाएं जो है उसी के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन ये जो बात कही गई है लॉ कमीशन की तरफ से कि सिर्फ टेरर को छोड़कर, तो इसमें हमें इस बात का अंदेशा है और ये मैसेज जाएगा कि फांसी की सज़ा सिर्फ टेरर केसेस, जिसके माने आज ये समझाए जा रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम अगर अपराधी है तो उसको फांसी होगी, या क्योंकि टेरर को सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जोड़ दिया गया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अफसोस है इस बात पर कि अभी तक भी ऐसे अपराध में किसी ऐसे अपराधी को फांसी की सज़ा नहीं हुई जो मुस्लिम समुदाय के अलावा दूसरे समुदाय से संबंध रखता हो। तो ये बड़े अफसोस की बात है जो कही जा रही है कि टेरर के अलावा, क्योंकि पहली बात तो टेरर को ही आपने कम्युनलाइज कर दिया, और दूसरा ये कि हम ये कहते हैं कि घिनौना अपराध है, चाहे वो आतंकवादी हो या कोई हो, वो चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो। नहीं सलीम साहब, इसमें लॉ कमीशन ने ऐसा कहाँ कहा कि मुस्लिम धर्म का अगर कोई टेररिस्ट है तो उस पर ये प्रावधान लागू होंगे?
टेरर का मतलब यही तो टेरर हम है, कह चाहे रहे वो हैं, हिंदू कहा आतंकवादी हो चाहे मुस्लिम आतंकवादी हो। हाँ नहीं, यही तो हम कह रहे हैं, लेकिन आज टेरर का जो मतलब समझाया जा रहा है, आज माओवादियों को आप आतंकवादी नहीं कहते, आज नॉर्थ ईस्ट में जो जो चीजें होती हैं उनको आतंकवादी नहीं कहते, आज हिंदू धर्म से संबंधित रखने वाले समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव और अजमेर ब्लास्ट के जो अपराधी हैं उनको आप आतंकवादी नहीं कहते। तो हम ये कहते हैं कि ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। टेरर के माने अब तक जो समझाए जा रहे हैं वो गलत समझाए जा रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि आतंकवाद चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, कोई हों, लेकिन इससे जो बात समझ में आती है कि आप सिर्फ टेरर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट टेरर जो है सब में आप फांसी की सजा दे रहे हैं, तो हम इसके विरोध में हैं कि और भी जो घिनौने अपराध हैं, बलात्कार है या दूसरे जो घिनौने अपराध हैं, सब में फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊँगा। हेमंत नाटा साहब, सलीम इंजीनियर साहब फरमा रहे थे कि जो टेरर है उसको जोड़ दिया गया है मुस्लिम समाज के साथ। इस तरह का परसेप्शन बना हुआ है कि टेरर शब्द है, वहाँ मुस्लिम शब्द आता है जहन में। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें समझौता एक्सप्रेस का उन्होंने हवाला दिया, दरगाह ब्लास्ट का उन्होंने हवाला दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि उन लोगों को उस अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं वो हिंदू या मुस्लिम से संबंधित तो नहीं है वो सवाल। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कानून में कुछ इस तरह की पेचीदगियां रह गई हैं, क्या इस तरह के कुछ लूपहोल्स हैं कि भुल्लर को बचाया जा सकता है, या तमिलनाडु में असेंबली रिजोल्यूशन पास करके अटका सकती है राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी को, और याकूब के मामले पर इस तरह का नहीं किया गया ये आरोप लगाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को फांसी हुई है उसको फांसी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए जी, इसके ऊपर जो सियासी रंग चढ़ाया जाता है तो ये तो जिनका सियासत काम है वो उसका जवाब बेहतर दे सकते हैं जी। लेकिन फाइनली पिक्चर ये रहती है कि एक व्यक्ति अगर वो हत्यारा है तो वो किसी भी जाति का हो, वो एक हत्यारा ही रहेगा। उसने अगर किसी का जीवन लिया है तो उस मृत व्यक्ति के प्रति और उसके परिजनों के प्रति और समाज के प्रति वो हत्यारा उत्तरदायी है, ये बताने के लिए कि आखिर उसने किस शक्ति के तहत ये हत्या अंजाम दी और जो उससे पीड़ित हुए हैं उनके दर्द का कौन भरपाई करेगा। अब जो सबसे बड़ा जो डिफेक्ट आज की तारीख में जो देखने में आ रहा है कि इसमें जो अनफेयर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं किया जा रहा है। लेकिन वो तो किसी भी क्राइम में है। हाँ देखिएगा, किसी भी क्राइम में है, उसमें अगर कोई गलती रह भी जाती है, कोई मैनिपुलेशन होता है या कोई गलती रह जाती है तो उसका जो डैमेज है वो एक सीमा तक है। यही एक ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें अगर अनफेयर इन्वेस्टिगेशन से किसी को फॉल्सली इम्प्लीकेट किया है, अगर सिस्टम इस बात पर हावी हो गया है या उतारू हो गया है कि इसको फांसी पर चढ़वाना है, तो फिर जिस तरह के मैनिपुलेशंस होते हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड हैं और उसमेमें फिर उस आदमी के पास में कोई चारा नहीं है, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। जिस तरह की व्यवस्था है आज की तारीख में, जिस तरह से बयान लिखे जाते हैं धारा 161 के तहत और जो मजिस्ट्रेट साहब के सामने जो 164 के बयान होते हैं उनमें किस कदर सीवियर मैनिपुलेशन होता है और जो एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंस है उसमें अगर कॉम्पिटेंस का लेवल कम है या अगर कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट गया है लॉ की क्लैरिटी के कारण, अगर कोई एविडेंस गलत तरीके से अप्रिशिएट हो गई है जो आगे अपीलेट स्टेज पर भी करेक्ट नहीं हो पाई, तो उस व्यक्ति को फिर उस आखिरी रास्ते से वापस लाने का कोई माध्यम शेष नहीं रह जाता है। ठीक बात है, लेकिन 2004 से 2013 के बीच 1303 लोगों को अपने यहाँ फांसी की सजा सुनाई गई नाटा साहब, और 4 लोगों को फांसी की सजा दी जा सकी। ये जो पेचीदगियां हैं जो लंबा वक्त खींचती हैं, स्वाभाविक रूप से लोगों में सहानुभूति जगती है। जब 25 साल का आदमी अपराध करे और 50 साल का जब वो हो जाए, उसके बाल सफ़ेद हो जाएं और उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाएं और तब उसको फांसी पर लटकाया जाए, तो स्वाभाविक रूप से किसी की भी उसके साथ सहानुभूति जगेगी। इसका क्या ऐसा नहीं लगता कि लॉ कमीशन ने ये जो सिफारिश की है इसके साथ साथ ये भी एड्रेस कहीं ना कहीं करना चाहिए था कि जब गंभीर अपराधों के लिए, भले वो देशद्रोह आतंकवाद के मुकदमे हों, उसमें अगर सजा दी जाती है तो तमाम जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए एक डेडलाइन भी तय होनी चाहिए। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। जो कैपिटल पनिशमेंट है उसके लिए एक मैकेनिज्म अलग से बनाया जाए तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक बार बटन प्रेस करने के बाद में वो आदमी सही था या गलत था इसका रिव्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसमें अगर कंपार्टमेंटलाइज करके और जो जैसे आतंकवादियों के लिए या बहुत हीनियस ऑफेंस करने वालों की एक कैटेगरी सजेस्ट की गई है,
उसमें डेफिनेटली एक अगर एक्सपर्ट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हो जो कि इनवेरिएबली पूरे इस प्रोसीजर को, जब भी उस आदमी का ट्रायल शुरू होती है तो उसमें जो कॉम्पिटेंस का लेवल है अगर उसको किसी तरह से हाई रखना इंश्योर कर लिया जाए तो उसमें जो फाइनल डिसीजन आएगा उसमें फिर बार बार रिव्यू होने की या प्रोसीजर के अंदर डाल के उसको लंबा समय खींचने का मार्जिन शेष नहीं रह जाएगा और जो भी वो निर्णय आएगा वो फिर अंतिम रूप से स्वीकार्य होगा। ठीक है सक्सेना साहब जी, अभी सलीम इंजीनियर साहब ने फरमाया कि केवल टेररिस्ट जो हैं उनको छोड़कर या आतंकवाद और देशद्रोह के जो मामले हैं उनके अलावा जितने भी जघन्य अपराध हैं, उन अपराधों के जो अपराधी हैं, उन अपराधों को जो कारित करने वाले लोग हैं, उनको क्यों इस दायरे से बाहर कर दिया गया? जघन्य अपराध तो भले ही वो देश के खिलाफ हो या भले ही किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, समान होना चाहिए और सार्वजनिक रूप से ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। आप कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जेपी साहब, मैं आपको एक निवेदन करूं। दो प्रश्न हैं। एक तो ये है कि फांसी की सज़ा का प्रावधान इस वक्त है, इसलिए फांसी की सज़ा के जितने भी मामले हैं उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। ये काम हमारे पैनल का नहीं है, हमारे जुडिशरी है। उसके लिए जुडिशरी देखती है कि कोई यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें फांसी की सज़ा है तो उसमें बिना किसी भेदभाव के वो सज़ा दी जाए। प्रश्न जो आज है वो ये है कि फांसी की सज़ा एज सच इंस्टीट्यूट में, कानून की किताबों में हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये जो दूसरा प्रश्न है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वक्त जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी निष्पक्षता कितनी है, ये विवाद का अभी प्रश्न नहीं है। ये तो हमको देखना चाहिए, समाज को पूरे को देखना चाहिए, व्यवस्था को देखना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये है कि फांसी की सज़ा एज सच रहनी चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं इसके विरुद्ध हूँ। मैं इसके विरोध में इसलिए हूँ क्योंकि मैं जादगिरी साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि ये कोई दया की बात नहीं है जी। आजीवन कारावास बड़े आनंद की बात हो, ये नहीं है। फांसी की सज़ा से आजीवन कारावास कर दिया यदि किसी का तो वो ज़्यादा कड़ी सज़ा हो गई। वो इसलिए कड़ी सज़ा हो गई कि फांसी जिस व्यक्ति को दी जा रही है वो जब तक फांसी नहीं लटकाया गया उसको तब तक तो वो सज़ा ही पूरी नहीं हुई, और जिस वक्त वो सज़ा दे दी गई उस वक्त वो व्यक्ति ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, लेकिन साहब हाँ, इस बात को मैं जो दूसरा इसका एरिया था उसके बारे में मेरे पास सही जवाब आया नहीं। हमारे यहाँ आम बोलचाल में हम बोलते हैं कोई फांसी थोड़ी लग रही है, यानी आदमी डरता है तो कैपिटल पनिशमेंट से डरता है। समाज में जो मैसेज देने वाली बात है, समाज पर जो असर छोड़ने वाली बात है, हम उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ जो अपराध करने वाला व्यक्ति है उस पर कितना असर पड़ पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो चीज़ें, जो कहावतें या जो सेंटिमेंट समाज में चल रहे हैं, कानून कॉमन सेंस कोडिफाइड है, वो कोई कहावतों का कोडिफिकेशन नहीं है। हम वास्तव में इस फांसी से कोई अपराध रोक पा रहे हैं क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक तथ्य ये कहते हैं। आप एनसीआरबी की रिपोर्ट्स देख लीजिए, आप विश्व के सभी देशों की रिपोर्ट्स देख लीजिए, जहाँ फांसी है लगती है वहाँ देख लीजिए, जहाँ फांसी नहीं लगती है वहाँ देख लीजिए। ये जो मनुष्य के साथ व्यवहार है वो एक ऐसी चीज़ है जो सामान्यतः लगभग भौगोलिक परिस्थितियों पर, सामाजिक परिस्थितियों पर रिपीट होता रहता है। फांसी लगने से कम हो जाएगा अपराध या फांसी न लगने से बढ़ जाएगा, ये इसका कोई वैज्ञानिक आधार है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये डिटेंशन इसको डेटरेंट नहीं है बिल्कुल भी। ये एक हमारी भावनाओं की बात है कि हम ऐसा सोचते हैं कि कोई फांसी थोड़ी लग रही, फांसी लग रही इससे अपराध रुकता हो। देखिए एक बार और मैं एक बात छोटी सी कह देना चाहता हूँ। जो व्यक्ति मुंह में पॉइजन का एक कैप्सूल दबाए हुए है, जो व्यक्ति सीने पर एक्सप्लोजिव्स लगाए हुए है, वो फांसी से डरकर ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है। ठीक बात। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि ये कोई इसकी कोई डेटरेंट वैल्यू ही नहीं है। ठीक। प्रोफेसर शिशपाल जाजड़िया, देखिए ये जो बात कह रहे हैं बहुत संक्षेप में अपनी बात पूरी करिएगा। हाँ, संक्षेप पूरी करें। फांसी जो है रुक जाएगा ये किसी ने नहीं कहा, लेकिन फांसी देने से
जो बाहर के लोग हैं उनमें भय जरूर होता है, ये मनोवैज्ञानिक सत्य है, इससे कोई भी साइकोलॉजिस्ट इनकार नहीं करेगा। आजीवन और कैद जो है से भी फांसी हो जो है जाए। आजीवन कैद को भी मैं तो यहाँ कह रहा हूँ कि फांसी में बदला जाना चाहिए, और सिर्फ टेररिस्ट को नहीं, जघन्य क्राइम जिसने भी किया है उसको फांसी होनी चाहिए। और ये इंजीनियर साहब ने कहा कि मुसलमानों के लिए ये तो इनकी सोच है। समझौता एक्सप्रेस का क्राइम हिंदुस्तान की जो पुलिस है उसने पकड़ा, केस चल रहा है, उस केस में कुछ कमियां थी, उसको पूरा नहीं कर पाए, इसलिए लोगों को सजा नहीं हुई। और जैसे भुल्लर को सजा नहीं हुई और जो राजीव गांधी के हत्यारों को सजा नहीं हुई, वहाँ की असेंबलीज ने जो जिस तरह से हस्तक्षेप किया वो बिल्कुल गलत है। वो रीजनलिज्म है और वो हमारे समाज के लिए बड़ा घातक है। ये सोच है, ये हमारे पूरे समाज के लिए घातक है। फांसी की सजा। प्रोफेसर साहब, चर्चा का वक्त दरअसल अब खत्म हो चला है, और जो चर्चा अदालत के अंदर दशकों तक बहस होने के बाद भी अपने अंजाम तक पहुंचने के बाद फिर से बहस का मुद्दा बन जाती है, उस पर इस पैनल से कोई नतीजा निकल कर आए, ये उम्मीद करना बहुत मुश्किल है, बहुत सही नहीं है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मैंने बीच में कहा कि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी व्यवस्था है, उसका सबसे बड़ा लूफोल फांसी के बारे में जब मैंने जितने भी बुद्धिजीवियों से बात की, जो नतीजा निकल कर सामने आया वो यही था कि प्रक्रिया में जो समय लगता है, जो लिंगर ऑन हमारी प्रक्रिया तमाम प्रक्रिया होती है, कई परतों से गुजरती है, कई पड़ावों में से गुजरती है, कई बार उलटती है, पलटती है, वो सबसे बड़ी परेशानी खड़ी करती है। सबसे बड़े विवाद उसी से खड़े होते हैं, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।